नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग होंगे मस्त स्वस्थ और एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे जबरदस्त। क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा हुआ, इसलिए मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं क्लास 10th के लिए एक स्पेशल सीरीज, जिसमें मैं सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बताने वाला हूं। और एक ही ये सारे जितने भी मैं सीरीज लाया हूं ये वन शॉट होने वाला, यानी एक ही वीडियो में आपका एक चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन को पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है ना, यानी प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी प्रकाश ना हो तो हम किसी वस्तु को सही से नहीं देख पाएंगे, है कि नहीं है। अगला पॉइंट है, प्रकाश एक विद्युत चुंबक की तरंग है। कैसा तरंग है? विद्युत चुंबक की तरंग। याद रखिएगा, अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि प्रकाश कैसा तरंग है तो क्या बोलना है? विद्युत चुंबक की तरंग है। कैसा तरंग है? विद्युत चुंबक की तरंग है। अगला पॉइंट है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है, यानी जो प्रकाश है वो एक सीधी रेखा में चलती है। कैसी रेखा में चलती है? सीधी रेखा में चलती है। तो अगर आपसे पूछे कि प्रकाश कैसी रेखा में चलती है या कैसी रेखा में गमन करती है तो क्या बोलेंगे? एक सरल रेखा में। किसी रेखा में? एक सरल रेखा में। ठीक है ना। अगला पॉइंट है, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है? अलग अलग होती है। याद रखिए चीज को कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है? अलग अलग होती है। जैसे हवा में प्रकाश की चाल अलग होगा, कांच में प्रकाश का चाल अलग होगा, हवा में प्रकाश का चाल अलग होगा। ठीक है ना, यानी अलग अलग माध्यमों में प्रकाश का चाल क्या होगा? अलग अलग होगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल होती है, क्या होती है? अलग अलग। क्या होती है? अलग अलग। तो इस तरह से 3 पॉइंट 4 पॉइंट और बचा हुआ इसका। याद रखिएगा, शून्य या फिर निर्वात में, शून्य या फिर निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है? 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। कितना होता है? 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अगर आपसे पूछे कि बताइए निर्वात या शून्य में प्रकाश की चाल कितना होता है, क्या बोलेंगे? 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। अगला पॉइंट है, जल में प्रकाश की चाल। क्या बोलेंगे? जल में प्रकाश की चाल। तो जल में प्रकाश की चाल कितना होता है? याद रखिएगा, 2.25 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। 2.25 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अगला है, कांच में प्रकाश की चाल। किसमें प्रकाश की चाल? कांच में प्रकाश की चाल। तो कांच में जो प्रकाश की चाल होता है वो होता है 2 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। कितना होता है? 2 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अगला पॉइंट है, हीरा में प्रकाश की चाल। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हीरा में प्रकाश की चाल कितना होता है? 1.24 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन आता है, बताइए किस माध्यम में, है ना, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? क्या बोलेंगे? शून्य या फिर निर्वात में। शून्य या फिर निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। और सबसे कम प्रकाश की चाल किसमें होती है? तो हीरा में। और हीरा में प्रकाश की चाल कितना होता है? 1.24 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। इस चीज को हमेशा याद रखना है। ठीक है ना। बताइए फिर से, किसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है? शून्य या फिर निर्वात में। और सबसे कम किसमें होता है? हीरा में। प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है? एक सीधी रेखा में या फिर एक सरल रेखा में। प्रकाश कैसा तरंग है? तो विद्युत चुंबक की तरंग। कैसा तरंग है? विद्युत चुंबक की तरंग है। ठीक है ना। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है? अलग अलग होती है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है? अलग अलग होती है। हम लोग किसके सहायता से किसी वस्तु को देख पाते हैं? तो प्रकाश की सहायता से। किसकी सहायता से? प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं है? ठीक है ना, सबको समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को यहाँ पर नहीं है? ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है आपका, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है ना। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। बोलिए फिर से, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। ठीक है। अब हम लोगों को पढ़ना है सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है। जैसे कि आपको हम बताया अभी कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है? अलग अलग होती है। जैसे कांच में प्रकाश की चाल अलग होती है ना। पानी में प्रकाश की चाल अलग होती है ना। जल में प्रकाश की चाल अलग होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल अलग होती है, हीरा में प्रकाश की चाल क्या होती है? अलग होती है। यानी अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है? अलग अलग होती है। तो अगर हम दो माध्यम ले लें, जैसे मान लें हम एक हीरा माध्यम ले लेते हैं और एक पानी माध्यम ले लें। क्या ले लिए? हीरा माध्यम ले लिए और पानी माध्यम ले लिए, क्योंकि हीरा भी एक माध्यम है और पानी भी एक तरह से क्या है? माध्यम है। तो सघन माध्यम किसको कहते हैं? तो किन्हीं दो माध्यम में, एक हीरा माध्यम ले लिए हम और एक क्या ले लिए हम? पानी। तो किन्हीं दो माध्यमों में जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगा, तो हीरा और पानी में किसमें प्रकाश की चाल कम होती है? पानी में।
तो पानी कौन माध्यम कहलाएगा? सघन माध्यम। कौन माध्यम कहलाएगा? सघन माध्यम। क्यों? क्योंकि हम क्या बोले किन्हीं दो माध्यमों में जिस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगा? कम होती है, उसे क्या कहते हैं? सघन माध्यम। तो आपसे पूछे अगर हीरा और पानी में पानी क्या बोलेंगे? पानी सघन माध्यम है। कौन माध्यम है? पानी क्या है? सघन माध्यम है। बात समझ में आएगा ना? लेकिन अगर ऐसे हम ले लें, इसे बताइए पानी है ना, पानी और क्या बोलते हैं, ले लेते हैं कांच। क्या ले लेते हैं हम लोग? कांच। इसे बताइए पानी और कांच में सघन कौन माध्यम होगा? तो सघन कौन माध्यम होगा? कांच सघन माध्यम होगा। कांच क्या होगा? सघन माध्यम। क्यों? क्योंकि पानी और कांच में प्रकाश की चाल क्या होती है? कम होती है ना? तो समझ में आ गया होगा, किन्हीं दो माध्यमों में जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? सघन माध्यम। तो यहाँ पर हीरा और पानी में पानी क्या था? सघन माध्यम। क्यों? क्योंकि हीरा और पानी में प्रकाश की चाल क्या होती है? कम होती है। ऐसे यहाँ पर पानी और कांच में सघन माध्यम कौन होगा? कांच। क्योंकि कांच में पानी की तुलना में प्रकाश की चाल कांच में क्या होती है? कम होती है। इसीलिए यहाँ पे कांच क्या होगा? सघन माध्यम। कौन माध्यम होगा? सघन माध्यम। उदाहरण लेते हैं, जैसे निर्वात और जल में, जल कौन सा माध्यम होगा? जल सघन माध्यम होगा। जल कौन माध्यम होगा? सघन माध्यम है। सघन माध्यम क्यों है? क्योंकि निर्वात और जल में जो प्रकाश की चाल होती है जल में कम होती है और निर्वात में क्या होता है? ज्यादा होता है। और जिसमें कम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सघन माध्यम कहते हैं। ठीक है, अगला आते हैं विरल माध्यम। कौन माध्यम? विरल माध्यम। तो किन्हीं दो माध्यमों में जिस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी? अधिक होगी। जिस माध्यम में प्रकाश चाल क्या होगी? अधिक होगी, उसे क्या कहेंगे हम लोग? विरल माध्यम कहेंगे। जैसे मान लीजिए उदाहरण पे यहाँ पर उदाहरण लेते हैं हम लोग, निर्वात और जल में बताइए विरल माध्यम कौन होगा? निर्वात होगा। क्यों? क्योंकि जल और निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? ज्यादा होती है, यानी अधिक होती है। इसीलिए निर्वात क्या होगा? विरल माध्यम। और यहाँ पे जल क्या होगा? सघन माध्यम। जब भी दो माध्यम दिया रहे हैं तो आपको देखना है कि किसमें ज्यादा है। तो अगर ज्यादा है तो विरल माध्यम, कम है तो सघन माध्यम। यहाँ पे जो निर्वात है ना, अगर दो माध्यम ले लिए, निर्वात और जल ले लिए हैं, तो निर्वात जो है ये आपका कहलाएगा विरल माध्यम। क्या कहलाएगा? विरल माध्यम। और जो जल ये क्या कहलाएगा? सघन माध्यम। क्या कहलाएगा? सघन माध्यम। ठीक है ना? तो यहाँ पे लिखा हुआ है विरल माध्यम का डेफिनेशन, किन्हीं दो माध्यमों में जिस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? अधिक होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? विरल माध्यम कहते हैं। जैसे निर्वात और जल में निर्वात विरल माध्यम है। तो सघन माध्यम और विरल माध्यम सबको समझ में आ गया होगा। यानी सघन माध्यम यानी दो माध्यमों में जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगा उसे हम लोग सघन माध्यम कहेंगे, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होगा उसे क्या कहेंगे हम लोग? विरल माध्यम कहेंगे। चलिए एक सवाल लेते, बताइए तो, जल और हीरा में बताइए हीरा कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम कि विरल माध्यम? सघन माध्यम होगा। हीरा क्या होगा? सघन माध्यम। क्यों? क्योंकि जल से हीरा में प्रकाश की चाल क्या होती है? कम होती है। और जल में क्या होता है? ज्यादा होता है। इसीलिए यहाँ पे जो हीरा है, हीरा जो होगा आपका सघन माध्यम, और जल क्या होगा? विरल माध्यम। जल क्या होगा? विरल माध्यम। एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम बोले वायु बोले या फिर शून्य बोले, बात तो बराबर है। वायु बोले या फिर क्या बोले? निर्वात बोले। वायु और है ना, वायु और जल में से बताइए कौन सघन यानी जल क्या कौन सा माध्यम? बताइए जल कौन सा माध्यम है? तो यहाँ पे जल क्या होगा? सघन माध्यम। अभी यहाँ पे आप जल को क्या बोल रहे थे? विरल माध्यम। क्यों? क्योंकि इन दोनों माध्यमों में जल क्या यहाँ पर? विरल माध्यम होगा। क्यों? क्योंकि इसमें प्रकाश की चाल ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर ये दोनों माध्यम देख रहे हैं तो जल में प्रकाश की चाल कम होगा और वायु में प्रकाश की चाल ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों माध्यमों में जल में प्रकाश की चाल ज्यादा था कंपेयर कर हीरा से, तो इसीलिए जल यहाँ पे कौन सा माध्यम हो? विरल माध्यम। लेकिन यहाँ पर वायु से अगर तुलना करें, जल का माध्यम का तुलना करें हम लोग, तो जल क्या होगा? सघन माध्यम हो। क्यों? क्योंकि वायु से जल में प्रकाश चाल क्या होती है? कम होती है। कोई दिक्कत किसी को नहीं है? तो बताइए वायु कौन सा माध्यम होगा? विरल माध्यम। और जल कौन सा माध्यम होगा? सघन माध्यम। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब अगला पढ़ने वाले हैं, प्रदीप्त वस्तु या फिर दीप्तिमान वस्तु। ठीक है, अप्रदीप्त वस्तु या फिर अदीप्तिमान वस्तु क्या होता है? देखिए, जिससे प्रकाश निकलता है, यानी जिससे प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जिससे प्रकाश
नहीं निकलता उसे क्या कहते हैं हम लोग? अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य से प्रकाश निकलता है तो सूर्य क्या हो जाएगा? प्रदीप्त वस्तु। मोमबत्ती से, है ना, मोमबत्ती से प्रकाश निकलता है तो मोमबत्ती क्या हो जाएगा आपका? प्रदीप्त वस्तु हो जाएगा, ठीक है ना। तारा से, है ना, तारा से भी क्या होता है? प्रकाश निकलता है तो वो क्या हो जाएगा आपका? प्रदीप्त वस्तु हो जाएगा, है ना। लालटेन से, है ना, लालटेन से प्रकाश निकलता है तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। यानी जिससे प्रकाश निकलता है, उत्सर्जित होती है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य हो गया, मोमबत्ती हो गया, तारा हो गया, लालटेन हो गया। तो इन सभी वस्तुओं को क्या कहते हैं? इन सभी चीजों को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु। आते हैं अदीप्तिमान या अप्रदीप्त या फिर अदीप्तिमान वस्तु क्या होता है? तो जिससे प्रकाश नहीं निकलता, जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तु या फिर अदीप्तिमान वस्तु कहते हैं। जैसे पहला इसका एग्जाम्पल होगा चंद्रमा। देखिए चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है ना। सूर्य का किरण जब उस पर पड़ता है तो हम लोग को दिखता है ना। तो अगर आपसे कोई चंद्रमा क्या है? अप्रदीप्त की अप्रदीप्त है कि प्रदीप्त है? क्या बोलेंगे? अप्रदीप्त है। क्यों? इससे प्रकाश की किरणें, सॉरी, इससे प्रकाश की किरणें नहीं निकलती है। जैसे हो गया टेबल, हो गया, क्या हो गया आपका? टेबल हो जाएगा, कुर्सी हो जाएगा, है ना, कुर्सी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? कलम हो जाएगा। इन सभी से प्रकाश की किरणें नहीं निकलती, इसलिए ये सब क्या कहलाएगा? अप्रदीप्तमान वस्तु, अप्रदीप्त या फिर अदीप्तिमान वस्तु कहलाता है। कोई दिक्कत किसी को नहीं? एग्जाम में पूछ देगा आपसे कि बताइए किताब क्या है? प्रदीप्त वस्तु है कि अप्रदीप्त वस्तु है? क्या बोलेंगे? अप्रदीप्त वस्तु है। प्रदीप्त वस्तु है कि अप्रदीप्त वस्तु है? क्या बोलेंगे? अप्रदीप्त वस्तु है। क्यों? क्योंकि किताब से प्रकाश नहीं निकलती, किताब से प्रकाश नहीं निकलती, ठीक है। आपसे पूछ दिया जाएगा गिलास बताइए, यानी गिलास क्या है? प्रदीप्त वस्तु है कि अप्रदीप्त वस्तु है? क्या बोलेंगे? अप्रदीप्त वस्तु है। बताइए सूर्य क्या है? प्रदीप्त या अप्रदीप्त? क्या बोलेंगे? प्रदीप्त है। क्यों? क्योंकि सूर्य से तो प्रकाश निकलता है, सूर्य से प्रकाश निकलता है, इसलिए सूर्य क्या कहलाएगा? प्रदीप्त वस्तु कहलाएगा, ठीक है। अब हम लोगों को जानना है कि जो अप्रदीप्त वस्तु होता है वो कितने प्रकार का होता है। याद रखिएगा अप्रदीप्त जो वस्तु होता है ये 3 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? 3 तरह का। पहला होता है, ठीक है ना, पहला होता है पारदर्शी। क्या होता है? पारदर्शी पदार्थ जिसको बोल सकते हैं, पारदर्शी, पारदर्शी। दूसरा होता है पारभासी। क्या होता है? पारभासी। और तीसरा होता है अपारदर्शी। क्या होता है? अपारदर्शी। क्या होता है? अपारदर्शी। तो पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं? पारदर्शी वस्तु उसे कहते हैं जिससे प्रकाश की किरणें क्या हो? आसानी से आर पार हो जाओ, है ना। जिससे आसानी से, जैसे पानी से, है ना, पानी से क्या होगा? प्रकाश की किरण आसानी से आर पार हो जाएगा, है नहीं। कैसा पानी? तो साफ पानी। कैसा पानी? साफ पानी। क्यों? क्योंकि गंदा पानी से प्रकाश की किरणें आसानी से आर पार नहीं हो सकती है। तो जो साफ पानी है वो पारदर्शी पदार्थ कहलाएगा, पारदर्शी वस्तु कहलाएगा। जैसे मान लीजिए उदाहरण लेते हैं, पानी हो गया आपका, है ना, हो गया आपका हवा हो गया, क्योंकि हवा में प्रकाश की चाल गमन करती ना करती है, आराम से इस पार से उस पार जा रही है, ठीक है ना। तो जो हवा है, साफ पानी है, ये सब क्या है? पारदर्शी। शीशा हो गया, है ना, क्या हो जाएगा? कांच हो जाएगा। कांच भी क्या है? पारदर्शी पदार्थ है। कांच क्या है? पारदर्शी पदार्थ है, ठीक है ना। तो पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ ऐसे पदार्थों को कहते हैं या फिर ऐसे वस्तु कहते हैं जिससे प्रकाश की किरणें आसानी से क्या हो? आर पार हो जाए, ठीक है ना। पारभासी किसे कहते हैं? यानी पारभासी ऐसे पदार्थों कहते हैं जिससे प्रकाश की किरणें का कुछ ही भाग क्या हो? आर पार हो। जैसे मान लीजिए तौर पे आप तेल से लगा हुआ कागज, अगर कोई कागज को अगर तेल लगा दे तो उसमें प्रकाश किरण का पूरा भाग आर पार नहीं होता है, प्रकाश का कुछ ही भाग जो है आर पार होता है। इसलिए तेल लगा हुआ कागज, क्या बोलेंगे? तेल लगा हुआ कागज। तेल लगा हुआ कागज क्या है? पारभासी। तेल लगा हुआ कागज क्या है? कागज क्या है? पारभासी। क्या है? पारभासी। तेल लगा हुआ कागज क्या है? पारभासी है। अगला आते हैं अपारदर्शी। क्या बोलेंगे? अपारदर्शी, ठीक है। अच्छा, इसमें और भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई शीशा है, उसको बहुत रगड़ दे, यानी घिसा हुआ शीशा, घिसा हुआ शीशा, वो भी क्या हो जाएगा? पारभासी के अंतर्गत आएगा, क्योंकि उसमें भी अगर घिस देते हैं तो उसमें भी प्रकाश की किरण पूरा आर पार नहीं हो पाता, ठीक है। तो घिसा हुआ शीशा भी क्या हो जाएगा? पारभासी हो। क्या हो जाएगा? पारभासी। से कुहासा, क्या बोलेंगे? कुहासा, इसको कोहरा बोलते हैं। कुहासा भी क्या हो जाएगा आपका? पारभासी हो। क्यों? क्योंकि कुहासा में भी प्रकाश की किरण जो है आर पार आसानी से नहीं हो पाती है। धुआं हो गया। क्या हो गया? धुआं में भी देखते होंगे आप, आसानी से प्रकाश की किरण आर पार नहीं हो पाता है। तो एग्जाम में आपसे पूछेगा, बताइए तेल लगा हुआ कागज क्या? पारभासी, पारदर्शी या पारदर्शी? क्या बोलेंगे आप? पारभासी है। ऐसे बोलेंगे साफ पानी क्या? पारदर्शी क्या पारदर्शी? क्या बोलेंगे आप? पारदर्शी। क्या बोलेंगे? पारदर्शी। अब आते हैं अपारदर्शी। तो अपारदर्शी ऐसे वस्तु कहते हैं जिससे प्रकाश आर पार नहीं होता। जैसे मान ले किताब, तो क्या किताब से
प्रकाश किरण आर पार होगा? नहीं हो पाएगा। तो किताब क्या कहलाएगा आपका? अपारदर्शी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपारदर्शी। अब कोई हम ले लेते हैं लोहा ले लेते हैं, लोहा से कोई प्रकाश किरण गुजारेंगे तो क्या लोहा से प्रकाश किरण आर पार होगा? नहीं होगा। तो लोहा क्या हो जाएगा आपका? अपारदर्शी। क्या हो जाएगा? अपारदर्शी। तो अब फिर से रिपीट करते हैं, पराजित वस्तु किसे कहते हैं? जिस वस्तु से प्रकाश की किरणें आसानी से निकलती है, यानी सिंपल, जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? पराजित वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य, मोमबत्ती, तारा, लालटेन। ठीक है। ऐसे अपराजित वस्तु या फिर अदीप्तिमान किसे कहते हैं? तो ऐसे वस्तु को जिससे प्रकाश की किरणें नहीं निकलती, जैसे हो गया क्या बोलते हैं, किताब हो गया, कलम हो गया, है ना, पेंसिल हो गया, लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इससे प्रकाश किरण नहीं निकलता है, इसलिए उसे क्या कहेंगे हम लोग? अपराजित वस्तु कहते हैं। ठीक है। अब अपराजित वस्तु कितने प्रकार को? 3 प्रकार। कौन कौन? पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी। क्या क्या बोलेंगे? पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। पारदर्शी क्या होता है? जब प्रकाश की किरण आसानी से आर पार हो जाए उसे क्या कहेंगे? पारदर्शी। जैसे साफ पानी, हवा, कांच। ठीक है। और पारभासी किसे कहेंगे? जब प्रकाश की किरण आसानी से आर पार ना हो या तो प्रकाश का कुछ ही भाग जो आर पार हो उसे क्या कहेंगे हम लोग? पारभासी कहेंगे। जैसे कागज हो, तेल से लगा हुआ कागज हो, घिसा हुआ शीशा हो गया, कुहासा, धुआं, ये सब सारा क्या है? सारा क्या है? पारभासी है। ठीक है। और अगला क्या आपका? अपारदर्शी। तो अपारदर्शी ऐसे वस्तु कहते हैं जिससे प्रकाश किरणें आसानी से आर पार नहीं हो पाती, तो आर पार होती ही नहीं है। ठीक है। जैसे किताब, लोहा, है ना, टेबुल, कुछ भी हो सकता है इसमें। ठीक है। सबको समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इमेज किसे कहते हैं। देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराती है, किसी चिकनी सतह से टकराती है, तो टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। यानी जैसे मान लीजिए ये वस्तु है, इसे जो प्रकाश की किरण दर्पण से टकराया, टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलेगा या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है ना। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। याद रखिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। ठीक है ना। तो किस प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं? क्या बोलेंगे? काल्पनिक प्रतिबिंब को। फिर से याद रखिएगा, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश की किरण, है ना, जब प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह से टकराती है, टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये समतल दर्पण है, एग्जाम्पल समझिए। जैसे मान लीजिए समतल दर्पण है। ठीक है। कौन दर्पण है? ये समतल दर्पण है। ठीक है ना। और समतल दर्पण के सामने सपोज मान लीजिए एक आदमी यहाँ पे खड़ा है। ठीक है। तो सबसे पहले इस वस्तु का ये क्या होगा? किरण टकराएगा, और चूंकि ये 90 डिग्री जाएगा इसलिए क्या होगा? इस दिशा में लौट जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा? एक किरण इधर से जाएगा, ठीक है ना, इधर जाएगा और ये इधर निकल जाएगा। ठीक है। और हम लोग काल्पनिक तौर पे इधर अगर देखें तो यहाँ कट रहा है, इसी यहाँ पर इमेज बने, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये कैसा प्रतिबिंब बना? काल्पनिक प्रतिबिंब बना। क्यों? क्योंकि ये काल्पनिक बिंदु है। ये कैसा बिंदु है? काल्पनिक बिंदु, और मिलते हुए क्या प्रतीत हो रही है। ठीक है ना। इसीलिए ये कैसा प्रतिबिंब? काल्पनिक प्रतिबिंब है। ठीक है ना। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराती है, टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। अच्छा, काल्पनिक प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। तो सीधा याद रखिए, जो आप लोग शीशम जो आप इमेज देखते हैं उसी को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। आप समझते हैं वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर क्या है? देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है ये वास्तविक बिंदु से बनता है, नहीं वास्तविक कटान बिंदु से बनता है, जबकि ये काल्पनिक कटान बिंदु से बनता है। ठीक है। तो एग्जाम में आपको हल्का हल्का लिखना, 4-5 लिख देना। अगर आपसे पूछे कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब अंतर क्या है, तो आपको बोलना है वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, इसको हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, 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 है ना। लेकिन इसको हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब होता है यह हमेशा उल्टा बनता है, जबकि ये जो होगा हमेशा हमेशा सीधा बनता है। यह छोटा, बड़ा या बराबर
बनता है। ठीक है, तो यहाँ से याद रखिएगा, किस प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब को। किसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब को। किस प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्या बोलेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या बोलेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब को। ठीक है ना। अच्छा, पर्दे पर प्राप्त करने का सीधा मतलब होता है कि जब आप उस शीशा में फोटो देखेंगे तो आपको शीशा में नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे पर्दा लगा देंगे तो उस पर्दा पर उस चीज का फोटो दिखेगा। ठीक है, मैं प्रैक्टिकल नहीं करवा सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, ठीक है ना, वन शॉट वीडियो है, तो मैं उतना सही से प्रैक्टिकल नहीं करवा सकता हूँ। लेकिन ऑफलाइन क्लासेस में जो है मैं प्रैक्टिकल के साथ बताता हूँ कि किस प्रकार से जो है प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त करते हैं। ठीक है ना। तो सीधा सा समझिएगा, पर्दे पर प्राप्त करने का मतलब है कि जब आपका चेहरा शीशा के सामने होगा तो शीशा में आपका चेहरा नहीं दिखेगा, किसमें दिखेगा, तो पर्दा अगर आपके सामने लगा होगा, उस दर्पण के सामने जो पर्दा होगा तो उस पे उसका फोटो दिखेगा। समझ में आया कि नहीं आया, तो याद रखिए चीज को। ठीक है, तो किस प्रतिबिंब को लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते, क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब को। और किस प्रतिबिंब को लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, क्या बोलेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब को। अच्छा, कौन सा प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। और कौन सा प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, क्या बोलेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब को। अच्छा, काल्पनिक प्रतिबिंब को फिर से बोल देते हैं कि अब इसको हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। अच्छा, कौन सा प्रतिबिंब कभी छोटा कभी बड़ा कभी बराबर बनता है, क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब को। कोई डाउट है, ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और वीवीआई क्वेश्चन है सारा। बताइए फिर से, किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब को। किस प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, क्या बोलेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब को। कौन सा प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, क्या बोलेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब। और कौन सा प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब को। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं दर्पण के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, दर्पण। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं दर्पण। क्या पढ़ने वाले हैं, दर्पण। याद रखिए, दर्पण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन, समतल दर्पण, गोले दर्पण। लेकिन कुल दर्पण कितने होते हैं, याद रखिए, तीन होते हैं। कितने होते हैं, तीन। कौन कौन, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। कौन कौन, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं, तो बोलेंगे कुल दर्पण कितने होते हैं, तीन। कुल दर्पण कितने होते हैं, तीन। कौन कौन, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन, समतल दर्पण और गोली दर्पण। गोली दर्पण कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। कोई दिक्कत किसी को। ये जो है ये क्या है, समतल दर्पण है। क्यों, क्योंकि देख सकते हैं ये किसका जो परावर्तक सतह वो क्या है, समतल है। परावर्तक सतह क्या है, पूरा समतल है, इसीलिए क्या बोलते हैं हम लोग, समतल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। यानी आप जो जिसमें आप अपना इमेज देखते हैं, यानी जब आप लोग कंघी करते हैं बाल को, तो जो शीशा आपके सामने लगा हो तो वो आप क्या है, समतल दर्पण। वो आपका क्या है, समतल दर्पण। तो हम लोग देखते हैं कि समतल दर्पण का क्या क्या विशेषता है, समतल दर्पण का क्या क्या विशेषता है। तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या करते हैं, इमेज बनाते हैं कि किस प्रकार से जो है समतल दर्पण में इमेज बनता है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अच्छा, इससे पहले हमको क्या करना था, प्रकाश का परावर्तन पढ़ाना था, लेकिन यहाँ पर हम दर्पण पढ़ा दिए आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो है समतल दर्पण के बाद आपको हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ा देंगे। ठीक है, उसके बाद ये गोली दर्पण के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। सपोज मान लीजिए ये एक समतल दर्पण है। समतल दर्पण देखिए, ये वाला दर्पण है। ठीक है, ये क्या है, उसका समतल दर्पण है। तो ये हम रंग देते हैं इस चीज को, क्योंकि जब तक रंगेंगे नहीं तो प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। ठीक है ना, ये प्रधान अक्ष है और यहाँ पर कोई वस्तु रखा हुआ है। यहाँ पर क्या क्या वस्तु रखा हुआ है, सबसे पहले टकराएगा और ये 90 डिग्री जा रहा है, मतलब जिस दिशा में जाएगा उस दिशा में क्या लौट जाएगा। और इमेज तब बनता है, प्रतिबिंब तब बनता है जब दो प्रकाश आपस में टकराते हैं। यहाँ तो टकराया नहीं, तो एक और गुजारेंगे हम लोग। तो ये प्रकाश का परावर्तन का नियम फॉलो करेगा, जिस प्रकार से आएगा उधर से क्या होगा, लौट जाएगा, लेकिन कहीं कटा नहीं। लेकिन एक चीज कर सकते हैं, अगर इस प्रकाश को हम लोग आगे बढ़ा दे, इस तरह से आगे बढ़ा दे और इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, तो यहाँ पर एक कटान बिंदु प्राप्त होगा, तो प्रतिबिंब यहीं पर बना। और आपसे बोले कि समतल दर्पण में जो इमेज बनता है उसका आप किरण आरेख खींचे तो ऐसे बना दीजिएगा। ठीक है, ये कौन सा दर्पण है आपका, समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है। ये क्या है, ये है वस्तु। ये क्या है, वस्तु। ठीक है, ये जो बिंदु है इसको हम लोग बोलते हैं ध्रुव, बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्रुव। क्या बोलते हैं, ध्रुव। और ये जो बना आपको क्या बना, प्रतिबिंब बना। क्या बना, प्रतिबिंब बना। क्या बना, प्रतिबिंब बना। ठीक है ना, ये समतल दर्पण है। और हम यहाँ पे इस मार्कर को सामने रखेंगे तो इसके पीछे देखिए, आपको दिख रहा होगा पीछे इसका जो है इमेज बन रहा है ना, पीछे इसका इमेज बन रहा है। बस ये आपका वस्तु है जो पीछे दिख रहा है, उसका प्रतिबिंब है, ये आपका समतल दर्पण है। बस समझ में आया कि नहीं आया। चलिए, पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। देखिए, दर्पण के पीछे बन रहा है तो कौन प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, पर्दा पर तो नहीं बन रहा है। पर्दा पर बनता तो आगे यहाँ पर्दा लगाना पड़ता, यानी दर्पण के पीछे बन कौन प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो याद रखिएगा, समतल दर्पण हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। बोलिए, समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या है, इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। देखते होंगे, मान लीजिए मार्कर रखे हो यहाँ पे, है ना,
ये क्या किया मार्कर, ये देखिए मार्कर है, तो मार्कर का जो कैप है ऊपर है और यहाँ पर भी कैप आपको क्या दिख रहा है, ऊपर दिख रहा होगा, यानी सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखिएगा प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, सीधा, लेकिन पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। पार्श्विक रूप से उल्टा का मतलब हुआ अगर हम P ऐसे लिखेंगे तो दर्पण में कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा, ठीक है ना। अगर हम R ऐसे लिखेंगे तो दर्पण में जो है वो आपको R ऐसे दिखा देगा। बात समझ में आया कि नहीं, दर्पण में क्या दिखा देगा, ऐसा। इसको बोलते हैं पार्श्विक उल्टा, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, पार्श्विक उल्टा बोलते हैं, ठीक है ना। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, क्या बोलिएगा, हमेशा सीधा बनता है, कैसा बनता है, सीधा। लेकिन पार्श्विक रूप से क्या बनता है, उल्टा बनता है। पार्श्विक रूप से उल्टा मतलब आप R ऐसे लिखेंगे दर्पण में आपको R ऐसे दिखेगा, जैसे मान लीजिए दिख रहा होगा आपको, शायद तो नहीं दिख रहा है आपको, है ना। लेकिन अगर हम R को अगर हाथ में ऐसे दिखाते हैं आपको, हम यहाँ पे R देखिए मैं ऐसे लिखे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे R जो है कैसा दिख रहा होगा आपको, ये देखिए R कैसा दिख रहा है ना। इसको क्या बोलते हैं, पार्श्विक उल्टा, क्या बोलते हैं हम लोग, पार्श्विक उल्टा बोलते हैं, ठीक है। समझ में सबको आया। चलिए अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है कि ध्रुव से वस्तु की दूरी, ध्रुव से वस्तु की दूरी, ठीक है, और ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब दूरी बराबर होता है। यानी आप अगर कोई समतल दर्पण है, जिस तरह से इसको दूर करते चलेंगे तो प्रतिबिंब लगेगा क्या, दूरी पर बन रहा है ना। तो ध्रुव से वस्तु की दूरी और ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। क्या बोलेंगे, ध्रुव से वस्तु की दूरी तथा ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। अगला पॉइंट, यानी यहाँ से देखिए ये दूरी और ये दूरी क्या आपस में बराबर होगा। यहाँ पे फोटो सही नहीं बना है तो यहाँ थोड़ा कम बेसी लग रहा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर दूरी 10 सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। यानी वस्तु, ध्रुव से वस्तु की दूरी और ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। अगला पॉइंट क्या है, प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के बराबर बनता है। अगर अगर ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर वस्तु है तो ये प्रतिबिंब भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। यानी वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों क्या होती है, बराबर होती है। तो बोलिए, है ना। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या होता है, बराबर बनता है, क्या बनता है, बराबर बनता है, बराबर दूरी पर ही बनता है, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या है, समतल दर्पण का फोकस क्या अनंत, यानी कितना भी दूरी पर रखेंगे आपको आसानी से वस्तु वो दिखेगा, इन्हें फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन ये अवतल उतल रहता उसमें आपको फोकस करने की जरूरत पड़ता है, साफ से वस्तु नहीं दिखेगा। अवतल के सामने अगर आप कुछ ज्यादा नजदीक ले आएंगे, ठीक है ना, तो आप नजदीक तो दिखिए, लेकिन जैसे दूर कर देंगे तो आपको दर्पण में नहीं दिखता है, ठीक है ना। हम आपको दिखाएंगे, मेरे पास ना अवतल उतल दोनों दर्पण रखा हुआ है सारा, ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगा अच्छे से। फिलहाल हम लोग समतल पढ़े, समतल के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। तो याद रखिए समतल का फोकस क्या होता है, अनंत होता है। समतल का फोकस क्या होता है, अनंत होता है। समतल का फोकस क्या होता है, अनंत होता है। अगला पॉइंट है, समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है, +1 होता है। समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है, +1 होता है। इसका मतलब हुआ कि आवर्धन का मतलब होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु का ऊंचाई का अनुपात। तो प्रतिबिंब का ऊंचाई का अनुपात कितना है, 5 सेंटीमीटर, और वस्तु का ऊंचाई का अनुपात कितना है, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर खत्म, तो आंसर कितना है, 1। कितना आंसर है, 1। याद रखिएगा, है ना। क्योंकि ये आपको पता होगा ये एक्स अक्ष के ऊपर बन रहा है, इसलिए क्या होगा, +1 होता है। क्या होता है, +1 होता है, ठीक है ना। तो समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है, +1। समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है, +1, ठीक है। सबको समझ में आ गया होगा। समतल दर्पण किसे कहते हैं, जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह क्या हो, समतल, जिसका परावर्तक सतह क्या हो, समतल, उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है, कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है। और ध्रुव से वस्तु की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी क्या होता है, बराबर होता है। अच्छा, प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, वस्तु के बराबर बनता है। समतल दर्पण का फोकस क्या होता है, अनंत होता है। और समतल दर्पण में समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है वो क्या होता है, +1 होता है। यानी वस्तु का ऊंचाई और प्रतिबिंब का ऊंचाई क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, +1 का मतलब ये हुआ, है ना, कि कितना गुना बना, तो एक गुना मतलब अगर 5 सेंटीमीटर वस्तु है तो प्रतिबिंब कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। अगर वस्तु 10 सेंटीमीटर तो प्रतिबिंब कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो आवर्धन कितना होता है, +1। तो बताइए समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है, +1। समतल दर्पण का फोकस कितना होता है, अनंत। समतल दर्पण का फोकस कितना होता है, अनंत। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक की काल्पनिक, वास्तविक, काल्पनिक, काल्पनिक कैसा बनता है, काल्पनिक। सीधा की उल्टा, सीधा। पार्श्विक रूप से सीधा की पार्श्विक रूप से उल्टा, तो पार्श्विक रूप से उल्टा, पार्श्विक रूप से उल्टा। कोई दिक्कत किसी को नहीं है, ठीक है, मिटा दे। तो हम क्या बोले कि हमको पहले प्रकाश का परावर्तन पढ़ाना था, है ना, और हम आपको क्या किया, हम दर्पण पढ़ा दिए। सॉरी, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, प्रकाश का परावर्तन पढ़ते हैं, इसके बाद ही गोली दर्पण में अवतल और उत्तल को पढ़ेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। चलिए, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से, चिकना मतलब पूरा एकदम क्या हो, चिकना हो, है ना, तो चिकनी सतह टकराती है तो उसी माध्यम, यानी अगर हवा से आ रहा है तो हवा में क्या लौट जाएगा, यानी कि हवा में
आ रहा प्रकाश और जाके पानी में निकल रहा है, ऐसा नहीं। यानी जब प्रकाश की किरण चिकनी सतह से टकराती है तो टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे समझिए, एक हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं। सपोज मान लीजिए ये क्या आपका एक दर्पण है, दर्पण मान लीजिए, या फिर मान लीजिए समतल एक सतह है, ये हम रंग दिए हैं, क्योंकि नहीं रंगेंगे तो प्रकाश की इधर आएगा, इधर निकल जाएगा, इसलिए वो रंग दिए और रस्तित कर देते इसको, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, क्या बोले, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराती है, तो जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से क्या होती है, टकराती है, तो टकराने के बाद उसी माध्यम में, उसी माध्यम का मतलब होता है अगर ये हवा आ रही है तो हवा में क्या होगी, ये लौट जाएगी। इसी घटना को क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराती है, टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, इसी घटना को क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब यहाँ पे समझना है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है और वो कौन कौन से नियम है। तो सबसे पहले समझते जो प्रकाश की किरण आ रही है इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण, है ना। यानी कोई भी अगर किरण चिकनी सतह से टकरा रही है, उस किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण। यानी किसी चिकनी सतह पर टकराने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। या फिर सिंपल याद रखिएगा, आने वाली किरण को क्या कहते हैं हम लोग, आपतित किरण। और जाने वाली किरण को नहीं, टकराने के बाद जो किरण उसी माध्यम में लौट रही है उसे क्या कहेंगे हम लोग, परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। तो आने वाली किरण आपतित किरण और लौट करके जाने वाली किरण क्या बोलते हैं हम लोग, परावर्तित किरण। अच्छा, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच हम एक लंब खींचेंगे। क्या खींचेंगे हम, एक लंब खींचेंगे, काल्पनिक रूप से होगा ये, ठीक है ना। तो जो लंब खींच रहे क्या बोलेंगे हम लोग, अभिलंब कहेंगे। क्या कहेंगे, अभिलंब कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा अभिलंब किसे कहते हैं, तो बोलिएगा आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच खींचे गए लंब को, खींचे गए लंब को। लंब मतलब क्या होता है, एक सीधी रेखा खींचना है ना। ये काल्पनिक रूप से होगा, नहीं हम लोग ये मेजर करते हैं तो अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग, अभिलंब कहते हैं। अब याद रखिएगा, जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो यहाँ पे कोण बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ पे जो कोण बनेगा इसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, आपतन कोण। और इसको संकेत में हम लोग आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आई। और आपसे पूछे आपतन कोण किसे कहते हैं, याद रखिएगा, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। और इसको हम लोग संकेत में आर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, आर। सबको समझ में आ गया होगा। ये क्या है, ये क्या है, एक समतल सतह है। क्या है, यानी चिकनी सतह है। क्या है ये, चिकनी सतह है, चिकना सतह या चिकनी सतह है, ठीक है, चिकनी सतह है। आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण, ठीक है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बन रहा है उसको बोलते हैं आपतन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बन रहा है उसको बोलते हैं हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। अब यहाँ रखना है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। पहला जो नियम है वो होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब। ये तीनों एक ही सतह पर होगा। ये नहीं कि आपतित किरण यहाँ हो रही है और यहाँ से परावर्तित किरण निकल रही है, या फिर अभिलंब यहाँ की, नहीं, ये तीनों एक ही तल पर होगा। तीनों एक ही तल पर, एक ही बिंदु पर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से याद रखिएगा, आपतित, पहला जो नियम है बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोलेंगे, यानी आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाले किरण परावर्तित किरण, जाने वाले किरण परावर्तित किरण, और अभिलंब। क्या बोलेंगे, और अभिलंब, एक थोड़ा सा, और अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है। तीनों क्या होता है, एक ही तल होता है। अगला जो नियम है बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, ठीक है। अच्छा, ये प्रकाश का अपवर्तन जो सेकंड चैप्टर है उसमें भी ये नियम सेम टू सेम रहता है, लेकिन यहाँ सेकंड नियम चेंज है। यहाँ पर सेकंड नियम क्या होता है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट बता समझाते हैं आपको हम। देखिए, जैसे ये प्रकाश की किरण आई और ये चली गई, हम यहाँ पे एक अभिलंब खींचे, ये जो कोण, ये जो बन रहा है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आई बोलते हैं। ये वाला मान, यानी इस कोण को क्या बोलते हैं हम लोग, आई बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। और ये वाला कोण क्या बोलते हैं हम लोग, यानी परावर्तन कोण बोलते हैं। तो यहाँ से रखना, जितना डिग्री, अगर ये 30 डिग्री है
तो ये भी कितना डिग्री होगा 30 डिग्री। अगर ये 90, ये अगर 40 डिग्री, तो ये भी कितना डिग्री 40 डिग्री। अगर ये 45 डिग्री, तो भी कितना डिग्री 45 डिग्री। यानी आपतन कोण का मान जितना होगा उतना ही क्या होगा, परावर्तन कोण का मान होगा। तो यहाँ से याद रखिए चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपतन कोण का मान क्या बोलेंगे, आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान क्या होता है। आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण। यानी याद रखिए चीज को, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। यानी कोण आई बराबर क्या होता है आपका, कोण आर होता है। कोण आई बराबर कोण आर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो दो नियम होते हैं कौन, है ना, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। कौन कौन, आपतित किरण, पहला जो नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जो है, ये तीनों एक ही तल पर होता है। और अगला जो नियम है वो है आपतन कोण और परावर्तन कोण। ये जो कोण बना, ये जो कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अगर ये 30 डिग्री भी कितना डिग्री 30 डिग्री। एक चीज और समझना आपको, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसे मान लीजिए ये अगर कोई समतल सतह है, क्या ये कोई समतल सतह है, ठीक है ना, और इस पे अगर कोई 90 डिग्री कोण बनाते हुए आ रही है, 90 डिग्री कोण बनाते क्या आ रही है, 90 डिग्री कोण बनाते हुए जाएगी। और अगर वो सपोज मान लीजिए अगर वो 40 डिग्री कोण बनाते हुए आ रही है, तो कितना डिग्री कोण बनाते हुए जाएगी, वो 40 डिग्री कोण बनाते हुए जाएगी। अगर आपसे कोई पूछे कि आपतन कोण का मान अगर 60 डिग्री है, तो बताइए परावर्तन कोण का मान कितना होगा, तो क्या बोलेंगे आप, 60 डिग्री होगा, ठीक है ना। चलिए, तो अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं अब गोलीय दर्पण के बारे में। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा प्रकाश का परावर्तन हो क्या है और उसके कितने नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराती है, तो टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। कौन कौन, पहला जो नियम होता है वो आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों क्या होता है, एक ही तल पे होता है। और जो दूसरा नियम होता है वो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है, बराबर होता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण यानी अवतल और उत्तल। क्या पढ़ने वाले हम लोग अब, अवतल और उत्तल। तो सबसे पहले हम समझते हैं उत्तल के बारे में। क्यों, क्योंकि उत्तल जो है, उत्तल दर्पण से संबंधित जो एग्जाम में बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हम लोगों को उत्तल दर्पण में बहुत सारे कम क्वेश्चन को ही पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं उत्तल दर्पण क्या होता है। देखिए, उत्तल दर्पण जो होता है, इसका परावर्तक सतह क्या होता है, उठा हुआ होता है। जैसे देख सकते हैं, ये जो दर्पण है, इसका जो चिकना सतह ये थोड़ा सा क्या उठा हुआ है। कैसा है, ये उठा हुआ है, ठीक है, ये थोड़ा सा क्या उठा हुआ है। इसको क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। अगर ये अवतल होता तो इसका परावर्तक सतह जो है वो क्या होता, धसा हुआ होता। क्या होता है, ये धसा हुआ होता है। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है, उठा हुआ होता है। तो पहला पॉइंट याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण का क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह, परावर्तक मतलब क्या हुआ, चिकना सतह, ठीक है ना। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उठा होता है। क्या होता है, उठा हुआ होता है, या उठा हुआ होता है, उठा होता है, उठा हुआ होता है, ठीक है ना। अगला पॉइंट याद रखिएगा, उत्तल दर्पण में आप जैसे मान लीजिए उत्तल दर्पण है, इसमें आप कितना भी दूरी पर वस्तु को रखेंगे, इसमें हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। कितना भी दूरी पर ले जाए, हमेशा इससे छोटा बनेगा, इससे हमेशा छोटा बनेगा। तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण में, है ना, उत्तल दर्पण में क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनेगा। प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है, हमेशा छोटा बनता है। अगला पॉइंट देखिएगा, छोटा बनता है। और अगला चीज, ये हमेशा काल्पनिक बनाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए पर्दे पर इसको प्राप्त नहीं कर रहे हैं, है ना, कोई पर्दा लगा हुआ नहीं है, इसके दर्पण के पीछे बन रहा है। तो दर्पण के पीछे बना मतलब पर्दा पर प्राप्त नहीं कर रहे हैं, मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो वैसे उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अगला चीज और, अच्छा काल्पनिक बन रहा है मतलब हमेशा क्या बनेगा, सीधा। जैसे कि मान लीजिए ये दर्पण है, कौन दर्पण है, उत्तल दर्पण है। और उत्तल दर्पण के सामने अगर हम वस्तु रखेंगे, हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा, उल्टा कभी नहीं होगा, ठीक है ना। तो उत्तल दर्पण में, ठीक है, उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनता है, ठीक है। हम हमेशा रखिएगा कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, हमेशा सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा बनता है। चलिए, उत्तल दर्पण का एक तरह से इमेज है,
ठीक है ना। ये प्रधान अक्ष है, इसको हम लोग ध्रुव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग पी बोलते हैं, ध्रुव या फिर क्या बोलते हैं हम लोग उसको, पी बोलते हैं, ठीक है ना। और इधर में हम लोग इसको एफ बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सी बोलेंगे। ये क्रैश कोर्स है तो आपको सब पता होगा क्या सी होता है क्या एफ होता है, ठीक है ना। तो अगर हम इसको चिन्ह परिपाटी ले आए इस तरह से तो देखेंगे प्लस में है, ये किसमें है आपका, एफ और सी किसमें है, प्लस में, किसमें है, प्लस में। क्या लिखिएगा कि उत्तल दर्पण में, कौन दर्पण में, उत्तल दर्पण में, है ना, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, है ना, फोकस और वक्रता जो त्रिज्या होता है, यानी एफ और जो सी होता है, एफ और जो सी होता है, जो सी होता है वो क्या होता है, धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक होता है, ठीक है ना। अरे उत्तल दर्पण में जो एफ और जो सी है, क्योंकि ये एक्स अक्ष पर है ना, एक्स अक्ष पे है, तो ये जो इधर का एक्स अक्ष पे ये क्या होगा, प्लस में होगा। तो याद रखिए, अगर आपसे पूछे कि बताइए उत्तल दर्पण का जो फोकस है और जो वक्रता त्रिज्या है वो क्या होता है, बताइए। सिर्फ वक्रता त्रिज्या हम लोग आर बोल सकते हैं, ठीक ना, वक्रता त्रिज्या को हम लोग आर बोलते हैं। एफ और जो आर का मान होता है वो क्या होता है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी को हम लोग एफ बोलते हैं और यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या होता है, आर बोलते हैं। एफ और जो आर का मान होता है वो क्या होता है, धनात्मक होता है, प्लस में होता है। यानी आपसे सवाल पूछेगा, बताइए अगर किसी दर्पण का फोकस अगर प्लस में 20 सेंटीमीटर है, कौन सा दर्पण होगा, तो कौन दर्पण होगा आपका, उत्तल दर्पण। क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है, प्लस में होता है। उत्तल दर्पण फोकस क्या होता है, प्लस में होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, बड़ा मस्त क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछे बताइए कौन ऐसा दर्पण है ना, जिसका फोकस जो है वो प्लस में 10 सेंटीमीटर है। तो प्लस में फोकस अगर 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब कौन दर्पण होगा, वो आपका उत्तल दर्पण होगा। क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण में जो फोकस और वक्रता त्रिज्या जो होता है वो क्या होता है, धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक होता है। अगला पॉइंट आपको याद रखना है, अगला आपको पॉइंट रखना है, जैसे मान लीजिए ये को अगर उत्तल दर्पण है, ठीक है ना, ये उत्तल दर्पण है, ये कोई प्रधान अक्ष है, ठीक है। इससे अगर कोई प्रकाश आ रहा है तो ये टकरा करके इधर निकल जाएगा, यानी कोई भी जो है एक बिंदु पर आकर के नहीं मिलेगा। यानी क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, फैल जाता है। क्या होता है, फैल जाता है। क्या होता है, फैल जाता है ना। जैसे गया यू क्या करेगा, निकल जाएगा, फैल जाएगा। इसलिए अगर फैले को क्या बोलते हैं हम लोग, अपसरित। क्या बोलते हैं, अपसरित। तो यहाँ पर उत्तल दर्पण को, कौन दर्पण को, उत्तल दर्पण को, कौन दर्पण को, उत्तल दर्पण को, उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं। तो आपसे पूछे किस दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं, क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। क्यों, तो अगर आपसे पूछता है एग्जाम में कि बताइए उत्तल दर्पण को हम लोग, है ना, अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, तो बोलना है उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण इसलिए कहते हैं क्योंकि उत्तल दर्पण से होकर के आने वाले से प्रयास करने परावर्तन के बाद क्या होता है, फैलती हुई निकल जाते हैं। उसका फोटो बना दीजिएगा, है ना, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। तो रिपीट कर लेते हैं हम लोग। प्रकाश का उत्तल दर्पण का जो परावर्तन सतह तो उठा हुआ होता है, ये हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है। और एफ और जो आर का मान होता है, वक्रता त्रिज्या, सिर्फ वक्रता त्रिज्या जो फोकस दूरी होता है वो क्या होता है, धनात्मक में होता है, प्लस में होता है। और उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं। इसका जो उपयोग होता है वो डॉक्टरों के द्वारा, किसके द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा, किसके द्वारा, डॉक्टरों बोलिएगा कि उत्तल दर्पण का उपयोग, है ना, उत्तल दर्पण का उपयोग डॉक्टरों के द्वारा नाक, आंख, मुंह, कान के इलाज में किया जाता है। तो अगर आपसे पूछे बताइए उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया, तो बोलेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग डॉक्टरों के द्वारा नाक, आंख, कान, मुंह के इलाज में किया जाता है। या फिर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछेगा किस दर्पण की सहायता से डॉक्टर नाक, आंख, कान, मुंह का इलाज करते हैं, क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब आते हैं, अच्छा फिर से बताइए क्वेश्चन, किस दर्पण में, है ना, किस दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। किस दर्पण में, है ना, किस दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण में। अच्छा अगर किसी दर्पण का फोकस जो है प्लस में 5 सेंटीमीटर है तो कौन सा दर्पण होगा, तो बोलेंगे उत्तल दर्पण। क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण का फोकस और वक्रता त्रिज्या क्या होता है, धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक होता है। कोई दिक्कत किसी को नहीं है। चलिए हम लोग पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना।
पहला पॉइंट, अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह जो होता है वो धसा हुआ होता है। क्या होता है? धसा हुआ होता है। ठीक है, अगर कोई अवतल दर्पण है उसका जो परावर्तक सतह वो क्या होगा? वो धसा हुआ होगा। क्या होगा? वो धसा हुआ होगा। तो पहला पॉइंट रखिएगा, है ना, अवतल दर्पण का, कौन दर्पण का? अवतल, याद रखिएगा, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धसा हुआ होता है। अगला पॉइंट याद रखिएगा, जो अवतल दर्पण है इससे वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। इसके बाद हम लोग किरण आरेख देखेंगे इसका ना, अवतल दर्पण में कहाँ वस्तु रखेंगे, कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो आपको सारा समझ में आ जाएगा कैसे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, कैसे काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि क्रैश कोर्स है ना, क्रैश कोर्स में डिटेल नहीं समझा पाऊंगा मैं आपको, ये सारा मैं रिविजन करवा रहा हूँ ताकि आपको एक बार अच्छा से रिवाइज हो जाए कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़े हैं और क्या क्या पढ़े नहीं पढ़े। लेकिन अगर मैं डिटेल बताने लग जाऊँ तो एक चैप्टर का लगभग 5-6 वीडियो आएगा, डिटेल अगर बताने लग जाऊँ तो, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, तो मैं डिटेल नहीं जाऊंगा, ठीक है ना। फिर आपको रखना है कि अवतल दर्पण में, कौन दर्पण में? अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में वास्तविक तथा काल्पनिक, वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? दोनों प्रकार का अगला पॉइंट रखना है, तीसरा नंबर, अवतल दर्पण में उल्टा तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में छोटा, बड़ा या वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। अगला रखना है, अवतल दर्पण में F और R ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक कैसे होता है? जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कौन दर्पण है, ये आपका अवतल दर्पण है। कौन दर्पण है? अवतल दर्पण है, ठीक है ना। ये कौन दर्पण? अवतल। तो इसका जो F और जो C होगा वो अगर इस तरह से ले लें हम लोग तो ये माइनस की ओर होता है, यानी एक्स की माइनस की ओर, ठीक है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी क्या बोलेंगे हम लोग? R बोलेंगे, और यहाँ से दूरी क्या बोलेंगे हम लोग? F बोलेंगे। तो F और R का मान किस में? माइनस में होगा। किस में होगा? माइनस में होगा ना, 1 2 माइनस, -1 -2 -3, तो है ना। तो अवतल दर्पण का जो F और जो R होगा वो क्या होगा? ऋणात्मक होगा, ठीक है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? देखिए, जैसे मान लीजिए अवतल दर्पण है, ठीक है, कौन दर्पण है? अवतल दर्पण है। ये प्रधान अक्ष, जितना भी प्रकाश की किरण आएगा, है ना, जितना भी आएगा वो एक बिंदु पर आकर क्या होगा? मिलेगा। एक बिंदु पर आकर क्या होगा? मिलेगा। और एक बिंदु पर आकर मिल रहा मतलब अभिसरित हो रही है ना। अगर एक बिंदु पर आकर मिल, क्या बोलेंगे? अभिसरित हो रही है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? तो यहाँ से अगर एक बिंदु पर मिल रही है तो अभिसारी किरण पुंज, है ना। अच्छा, एक चीज और, मैं किरण, अरे यार, किरणों के समूह क्या कहते हैं? किरण पुंज। कुछ कुछ जो चीजें हैं मैं स्पीड पढ़ाने के कारण मैं भूल रहा हूँ, तो याद रखिएगा, किरणों के समूह क्या कहते हैं? किरण पुंज, या फिर क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। और किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, है ना। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर सीधा निकल जाता है, इस प्रकार से सीधा निकल, क्या बोलेंगे हम लोग?
उसको बोलेंगे समांतर किरणपुंज। क्या बोलेंगे? समांतर किरणपुंज। और अगर एक बिंदु पर आकर मिल रहा है, एक बिंदु पर आकर क्या हो रहा है? मिल रहा है, उसको बोलेंगे अभिसारी किरणपुंज। क्या बोलेंगे? अभिसारी किरणपुंज। और अगर बिंदु से निकल रहा है, एक बिंदु से क्या हो रहा है? निकल रहा है, क्या बोलेंगे हम लोग? अपसारी किरणपुंज। तो किरणपुंज कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन? समांतर, अभिसारी, अपसारी। समांतर, अभिसारी, अपसारी। ठीक है ना। अगर सीधी निकल जाए, दूसरे समांतर हो, क्या बोलेंगे? समांतर किरणपुंज। एक बिंदु से निकलते हुए प्रतीत हो, क्या बोलेंगे उसको हम लोग? अभिसारी। सॉरी, एक बिंदु से अगर निकलते हुए प्रतीत हो, क्या बोलेंगे? अपसारी। और एक बिंदु पर आकर मिल रही हो, अभिसारी थोड़ी, क्या बोलेंगे हम लोग? अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। ठीक है ना। कुछ कुछ चीज में है ना नियम याद रखना है। वो कौन कौन सा नियम है? पहला नियम याद रखना आपको। पहला नियम क्या है, याद रखिए इसको। हम ना अवतल के बारे में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अवतल ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पहला नियम याद रखिएगा, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगा तो वो एफ से होते हुए क्या होगा? निकल जाएगी। एफ से होते हुए क्या नहीं होगी? निकल, मुख्य फोकस से होते हुए क्या निकल जाएगी। पहला नियम रखिएगा, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो तो एफ से होते हुए निकल जाएगी। दूसरा नियम, दूसरा, जब एफ की दिशा में आ रही है तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है ना। अगर एफ की दिशा में आ रहा है तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, और अगर मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है तो एफ से होते हुए निकल जाएगी। तीसरा आपको याद रखना है, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा याद रखना है, अगर वक्रता केंद्र की दिशा में आ रही है ना, वक्रता केंद्र की दिशा में आ रही है तो इसी दिशा में क्या होगी? लौट जाएगी। ये 3 नियम आपको रखना है। अगर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, ये मुख्य अक्ष इसके समांतर, ये हुआ, इसके समांतर आ रही है तो एफ से होते हुए निकल जाएगी, है ना। और अगर एफ से होते हुए आ रही है, एफ से होते हुए आ रही कोई किरण आ रही है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। तीसरा, अगर सी से होती हुई आ रही है तो उसी रास्ते में क्या होगा? वो लौट जाएगी। ये 3 नियम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब देखते हैं हम लोग कि अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ कहाँ रखेंगे और प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा। तो सबसे पहले वस्तु की स्थिति, यानी अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ कहाँ रह सकता है। तो ये सपोज मान लीजिए कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। कौन दर्पण है? अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में ये क्या होगा? आपका पी होगा, ध्रुव होगा, ये आपका एफ होगा, और ये क्या होगा? आपका सी होगा। अभी हम इसमें एफ और आर में संबंध नहीं बताएं, इसके बाद ही संबंध बता देंगे। ठीक है ना। फिलहाल समझते हैं वस्तु कहाँ कहाँ रह सकता है। पहला तो अनंत पर। अनंत मतलब बहुत ही दूर पे जब वस्तु होगा, दर्पण से जब काफी दूर पर जो वस्तु, उसको बोलते हैं अनंत पर। ये नहीं कि चंद्रमा पर है तो अनंत हो गया, नहीं, वही दर्पण से काफी दूर पर उसको अनंत बोल सकते हैं। दूसरा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तीसरा, वस्तु कहाँ रह सकता है? ये तो वक्रता केंद्र पर। अगला वस्तु कहाँ रह सकता है? वक्रता केंद्र मुख्य फोकस के बीच। अगला वस्तु कहाँ रह सकता है? मुख्य फोकस पे। अगला वस्तु कहाँ सकता है? मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। यानी ये जो है 6 स्थिति होता है अवतल दर्पण के सामने। वस्तु कहाँ कहाँ रह सकता है? पहला, अनंत पर। कहाँ रहेगा? अनंत पर। दूसरा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तीसरा कहाँ रहेगा? वक्रता केंद्र पर। चौथा कहाँ रहेगा? वक्रता केंद्र मुख्य फोकस के बीच, है ना। पांचवा कहाँ रहेगा? मुख्य फोकस पे। और छठा कहाँ रहेगा? मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के मुख्य, सॉरी, ध्रुव और फोकस के बीच। ध्रुव और फोकस के बीच। ये 6 स्थिति पता चल गया होगा कि वस्तु कहाँ कहाँ रहता है। अब हम लोग बारीकी से देखेंगे प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है और कैसा बनता है, उसका प्रकृति देखेंगे। कोई दिक्कत किसी को नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले देखेंगे जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु कहाँ पर हो? जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो। तो मान लीजिए कौन दर्पण है? अवतल दर्पण है। हम फटाक से फोटो बनाते हैं, ठीक है। ये एफ है, ये सी है, और मान लेते हैं अनंत पर कोई वस्तु यहाँ रखा हुआ है ना। वस्तु अनंत पर रखा हुआ है, टकराया, एफ से होते निकल गया, टकराया, एफ से होते निकल गया। तो दोनों टकराने के बाद कहाँ मिला? एफ पर। तो याद रखिए चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट। जब वस्तु अनंत पर हो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पे। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पर। कहाँ बनेगा? एफ पर बनेगा। कहाँ बनेगा? एफ पर बनेगा। कहाँ बनेगा? एफ पर। बोलो फिर से, है ना। जब वस्तु अनंत पर हो, अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु, अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पर। तो वो वस्तु कितना बड़ा, प्रतिबिंब कितना बड़ा बना, यानी बहुत ही छोटा बनेगा, यानी बिंदु आकार का बनता है, बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा। प्रतिबिंब कैसा बनता है? बहुत ही छोटा, है ना। छोटा बन रहा, क्या बन रहा है? छोटा। सर छोटा बन रहा मतलब क्या है? काल्पनिक छोटा होता है ना, काल्पनिक बन रहा है क्या? नहीं, कैसा बनता है? ये वास्तविक बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। जैसे वास्तविक बोले तो आपके मन में क्या आना चाहिए? उल्टा बनता है। क्या बनता है? उल्टा बनता है। बस ये 4 पॉइंट आना चाहिए। कौन कौन पॉइंट? जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पर, है ना। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो बहुत ही छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं, यानी बोल सकते हैं जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर, वास्तविक उल्टा, और वस्तु से बहुत ही छोटा बनता है। समझ में आ गया। अगला जब देखेंगे हम लोग, अगला कहाँ रखेंगे वस्तु को?
अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत है ना, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। जब हम लोग वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखें तो क्या होगा, देखो यहाँ पर ये कौन दर्पण है, अवतल दर्पण, कौन दर्पण है, अवतल दर्पण। ये कौन है, एफ, ये कौन है, सी। वस्तु को यहाँ रख देते हैं। सबसे पहले मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण टकराएगी अगर परावर्तक सतह से, तो वो एफ से होते हुए क्या होगी, निकल जाएगी। दूसरा, एफ से होते हुए जाएगी और इस प्रकार से निकल जाएगी, तो कहाँ बना, यहाँ बना। किसके किसके बीच, तो एफ और सी के बीच। तो याद रखिएगा, जब वस्तु सी और अनंत के बीच हो, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो, प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनता है। किसके बीच बनता है, सी और एफ के बीच। किसके बीच बनता है, सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच। कैसा बनता है बबुआ, वास्तविक के उल्टा। तो देखेंगे यहाँ पर, ये का चौंच ऊपर है, का चौंच नीचे है, यानी बनता है उल्टा। बना मतलब क्या होगा, वास्तविक। क्या बोलेंगे, वास्तविक। क्या बोलेंगे, वास्तविक। ठीक है। अब वास्तविक बोले मतलब उल्टा, वास्तविक बोले तो उल्टा। क्या बहुत छोटा बन रहा, नहीं, ये थोड़ा बड़ा, ये थोड़ा छोटा हुआ, नहीं छोटा बोलेंगे सिंपल। क्या बोलेंगे इसको लोग, छोटा। बहुत छोटा नहीं बोलना, छोटा बोल रहा। ठीक है ना। तो याद रखिए, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच। कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच। कैसा बनेगा, वास्तविक। कैसा बनेगा, वास्तविक। उल्टा और वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। अब अगला देखते हैं हम लोग, वस्तु कहाँ रखेंगे। तो देखिए, अनंत पर हो गया, वक्रता केंद्र अनंत के बीच हो गया, आप लिखते हैं वक्रता केंद्र पर। तीसरा रखेंगे वस्तु को वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र पर, सी पर रख रहे हैं। वस्तु कहाँ रख रहे हैं हम लोग, सी पर, यानी वक्रता केंद्र पर। देखो कौन दर्पण है, उत्तल दर्पण, ठीक, सॉरी, हाँ अवतल दर्पण है ये। ठीक है, प्रधान अक्ष है। वस्तु को हम इस पर रखेंगे सी पर। कहाँ रखेंगे इस बार, सी पर। तो ये आपका, अच्छा ये दूरी बराबर होना चाहिए, है ना, संबंध नहीं बताया आपको। ये वस्तु को हम रखते सी पर। तो पहला प्रकाश की किरण जो है प्रधान अक्ष के समांतर जाएगी और वो एफ से होते हुए क्या होगी, निकल जाएगी। दूसरा, एफ से होते हुए आएगी और सी पर क्या होगी, मिलेगी। तो कहीं ना कहीं इस तरह से मिलता है। थोड़ा सा हमको, क्योंकि स्पीड से बना रहे तो फोटो मेरा सही नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये गई और एफ से होते निकल गई, एफ से होती हुई आई, मुख्य अक्ष से निकल गई। तो यहाँ याद रखिएगा, जब वस्तु सी पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सी पर बनता है। कहाँ बनता है, सी पर ही बनता है। कहाँ बनता है, सी पर ही बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला। ठीक है ना। तो जब वस्तु कहाँ पर हो, वक्रता केंद्र पर हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर। ठीक है ना। और वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है वो बनता है वास्तविक। कैसा बनता है, वास्तविक बनेगा। जैसे वास्तविक बोले तो आपके मन में क्या आना चाहिए, उल्टा। क्या होना चाहिए, उल्टा। और आप थोड़ा, यहाँ फोटो मेरा गलत बना है, लेकिन अगर आप सही से स्केल से मेजर करके बनाएंगे तो फोटो आपका सही बनेगा। और जब वस्तु सी पर आता है तो प्रतिबिंब क्या होता है, बराबर बनता है। क्या बनता है, बराबर। तो एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, बताइए, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखें कि बराबर प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो क्या बोलेंगे आप, वक्रता केंद्र पर। सी पर जब हम वस्तु रखेंगे तो बराबर प्रतिबिंब। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बताइए, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखें कि बराबर प्रतिबिंब प्राप्त होगा। क्या बोलेंगे आप, वक्रता केंद्र पर। क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र पर। चलिए, हम लोग 3 स्थिति देख चुके हैं। पहला अनंत पर, दूसरा वक्रता केंद्र अनंत के बीच, तीसरा वक्रता केंद्र पर। हम लोग चौथा देखने वाले हैं, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, यानी एफ और सी के बीच। एफ और सी के बीच ये कौन दर्पण है, अभी तक कोई दर्पण नहीं हुआ। अब कौन दर्पण हो गया, अवतल दर्पण। ठीक है, ये एफ है, बराबर दूरी पर सी लेंगे। वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है। जैसे प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गया तो वो फूफा के घर होते हुए क्या होगा, वो निकल जाएगा। पहला नियम हो गया। और दूसरा क्या होगा, जैसे एफ से होते हुए जाएगा वो मुख्य अक्ष के समांतर क्या होगा, वो मुख्य अक्ष के समांतर क्या होगा, वो निकल जाएगा। ठीक है ना। थोड़ा फोटो जो है गड़बड़ बन गया है, इस प्रकार से कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो जब याद रखना है, जब वस्तु एफ और सी के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सी और अनंत के बीच। सी और अनंत के बीच कहाँ बनता है, सी और अनंत के बीच। कहाँ बनता है, सी और अनंत के बीच। जब वस्तु एफ और सी के बीच हो तो क्या बनेगा, सी और अनंत के बीच। कैसा बनेगा, देखो वस्तु कितना छोटा, प्रतिबिंब कितना बड़ा। क्या बनेगा, पहले तो वास्तविक उल्टा बन रहा है। क्या बन रहा है, उल्टा। क्या बन रहा है, उल्टा। क्या बन रहा है, उल्टा। उल्टा लिख देंगे। उल्टा मतलब वास्तविक, उल्टा मतलब वास्तविक। देख लो, लोग रहा होगा तुम लोग को, अतनी को इतना मतलब बड़ा बनता है। क्या बनता है, बड़ा बनता है। कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अगर आपसे पूछे कि जब वस्तु है ना, जब वस्तु एफ और सी के बीच हो तो इसका किरण आरेख खींचे अवतल दर्पण के सामने, तो बोलेंगे
तो किनारे कैसे खींच देंगे, और लिखना पड़ेगा आपको कि जब वस्तु F और C के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब C और अनंत के बीच बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से क्या होता है, बड़ा बनता है, यानी बहुत बड़ा बनता है या बड़ा बनता है। कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं 5वां नंबर स्थिति, जो होगा आपका कहाँ पर, मुख्य फोकस पर होगा। कहाँ होगा वस्तु, अब मुख्य फोकस पर वस्तु कहाँ होगी, वह स्थिति क्या होगा, अब दर्पण के सामने वस्तु का हम लोग रखेंगे, वस्तु को कहाँ पर, F पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे, F पर, ठीक है ना। ये बहुत ही आसान फोटो पर ध्यान देना थोड़ा सा। ये जैसे F पर कोई वस्तु रखा हुआ तो चकराएगी, समांतर है, और F से होते हुए निकल जाएगी। दूसरा आपको देखना है कि ये इस प्रकार से C से होते हुए जाएगी और इसी दिशा में क्या होगी, वो लौट जाएगी। देखते समांतर रेखा है और समांतर रेखा कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है, इसलिए ये प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा, अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पर। और अगर इसको हम लोग पीछे भी करें तो कहीं भी नहीं कट रहा है, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट कि अगर वस्तु F पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा, नीचे उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, उल्टा। और जैसे उल्टा बोले तो क्या बोले हम, वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। छोटा या बड़ा तो बहुत बड़ा। क्या बनेगा, बहुत बड़ा। क्या बनेगा, बहुत बड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब तक अवतल दर्पण में यानी 5 स्थिति में हम लोग देखे हैं, और सब में काल्पनिक नहीं वास्तविक प्रतिबिंब बनता आ रहा था। लेकिन अब जो 5वां यानी छठा जो स्थिति होगा आपका, ये होगा ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। यानी अब छठा स्थिति आ गया जब वस्तु ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच हो। जब वस्तु कहाँ हो, ध्रुव यानी P और F के बीच हो। P और F के बीच हो तो ये मान लीजिए अवतल दर्पण है, ये आपका F है और ये आपका C है। तो वस्तु यहाँ पे रखे हैं, तो पहला जाएगी ऐसे करके, और ये F से होते हुए क्या होगी, निकल जाएगी। और दूसरा ये C से होते हुए जाएगी इस तरह से, और ये लौट जाएगी। लेकिन यहाँ देख सकते हैं आप, ये जो लग रहा है धीरे धीरे क्या लगता है, अगर काल्पनिक रेखा ले आए तो लगता है कहीं ना कहीं दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेद कर देगी। क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। तो यहाँ पे प्रतिबिंब बना। यहाँ से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन है कि बताइए जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रहता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, बोले दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे का मतलब होगा पर्दा पर प्राप्त नहीं हो रहा है। पर्दा पर प्राप्त नहीं हो रहा है मतलब काल्पनिक है। क्या है, दर्पण के पीछे यानी काल्पनिक है। जैसे काल्पनिक बोले तो आपके मन में बस एक ही ध्यान होना चाहिए, क्या होगा, सीधा बनेगा। क्या बनेगा, प्रतिबिंब सीधा बनेगा। और यहाँ गौर कीजिएगा, ये इतना हुई थोड़ा बड़ा तो प्रतिबिंब क्या बनता है, बड़ा बनता है। क्या बनता है, बड़ा बनता है। चलिए बताइए, अवतल दर्पण के सामने वस्तुओं कहाँ रखा जाएगी, काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त हो तो F और P के बीच। अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखा जाएगी, काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त हो, क्या बोलेंगे, F और P के बीच। और अवतल दर्पण से वस्तु कहाँ रखें कि बराबर प्रतिबिंब बनेगा, तो C पर। कहाँ पर रखेंगे हम लोग, C पर। तो ये रहा अवतल दर्पण, है ना। अवतल दर्पण का किरण आरेख, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब आते हैं उत्तल दर्पण का किरण आरेख क्या क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। उत्तल दर्पण में 2 स्थितियां रखना आपको, जब अनंत पर हो और अनंत और ध्रुव के बीच कहीं पर भी हो। तो फटाक से 2 फोटो बनाते हैं और खत्म करते हैं उत्तल दर्पण। तो पहला स्थिति इसका होगा जब वस्तु कहाँ पर, अनंत पर हो। कौन दर्पण, उत्तल दर्पण। कौन दर्पण, उत्तल दर्पण। कौन दर्पण, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण का परावर्तक होता है क्या, उठा हुआ है। चलिए लेते हैं, इसका पता होगा F जो होता है दर्पण के पीछे होता है, F और C। तो मान लीजिए कि वस्तु जिसके सामने यहाँ पर अनंत पर है, तो पहला टकराएगा और वो क्या होगा, जैसे टकराए मुख से समांतर, तो ऐसा लगता है कि ऐप से होते हुए निकल रही है। कैसा निकलता है, ऐप से होते हुए निकल रही है, ठीक है ना। इधर से जैसे प्रश्न जाएगा तो लगेगा ऐप से होते हुए क्या है, निकल रही है। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, मुख्य फोकस पर। वस्तु कितना बड़ा, प्रतिबिंब कितना छोटा, है ना। तो याद रखिएगा, अगर कोई उत्तल दर्पण हो और कोई वस्तु दूर पर हो तो प्रतिबिंब बहुत ही छोटा बनेगा। क्या बनेगा, बहुत ही छोटा बनेगा। तो उत्तल दर्पण के सामने जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। और कैसा बनता है, छोटा बनता है, बहुत ही छोटा बनता है। क्या बनता है, कहाँ बनता है, पहले मुख्य फोकस पे। कहाँ बनता है, मुख्य फोकस पे। कहाँ बनता है, मुख्य फोकस पे। कैसा बनता है, तो छोटा बनता है। क्या बनता है, छोटा बनता है। और दर्पण के आगे बन रहा है, दर्पण के सॉरी पीछे बन रहा है, मतलब क्या है, सीधा बन रहा है। सीधा बन रहा है मतलब क्या है, काल्पनिक है। क्या है, काल्पनिक है। पहला स्थिति रखेंगे। उत्तल दर्पण के सामने वस्तु अनंत पर आता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, मुख्य फोकस बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा, सीधा, और क्या बनता है, काल्पनिक बनता है। दूसरा जो स्थिति होगा वो होगा आपका ध्रुव और अनंत के बीच कहीं भी।
यानी ध्रुव और अनंत के बीच कहीं भी, ध्रुव और अनंत के बीच कहीं भी, ठीक है ना। इसका स्थिति देखते हैं हम लोग, इसका प्रतिबिंब का सपोज मानिए ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। कौन दर्पण है, उत्तल दर्पण है। ये एफ है और ये क्या है, सी है। तो जब वस्तु हम लोग, ये ध्रुव है और ये अनंत है, तो अनंत और ध्रुव के बीच कहीं भी लेते हैं, यहाँ वस्तु रख देते हैं, टकराएगी, ऐसा लगेगा कि ये एफ से होते हुए क्या है, निकल रही है। पहला स्थिति। दूसरा स्थिति, जब सी पर जाएगी, सी से होते हुए जाएगी, ठीक है ना, तो इस दिशा में क्या होगा, लौट जाए। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ पर बना। कैसा बना, छोटा बना। तो क्या क्या देखें हम लोग, देखें फोकस और ध्रुव के बीच, एफ और पी के बीच, एफ और पी के बीच। तो वस्तु जब ध्रुव और अनंत के बीच कहीं पर भी रहता है तो प्रतिबिंब एफ और पी के बीच बनता है। इतना बड़ा, इतनी छोटा बनता है। क्या बनता है, छोटा। एक और चोंच ऊपर, इसका भी चोंच ऊपर, तो क्या हो जाएगा, सीधा। और सीधा मतलब, सीधा बोले तो काल्पनिक, सीधा बोले तो काल्पनिक। कोई दिक्कत किसी को नहीं है। आई होप कि आपको अवतल उत्तल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का अंतर, अवतल दर्पण में वस्तु का स्थिति और उसका प्रतिबिंब का स्थिति, उत्तल दर्पण वस्तु का स्थिति और प्रतिबिंब का स्थिति आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग पढ़ने वाले एफ और आर में क्या अंतर है, दर्पण सूत्र क्या होता है, आवर्धन क्या होता है, और उसके अंत के बाद हम लोग पढ़ेंगे आवर्धन। अगर आवर्धन इस चैप्टर में नहीं भी खत्म करते हैं तो सेकेंड चैप्टर में आपको हम प्रकाश के अपवर्तन में जो है आवर्धन आपसे अच्छे से बता दूंगा। तो क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाने वाली है, ठीक है ना। और ये मेरा पहला वीडियो है, मुझे कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है बोलने का, तो मुझे माफ कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग, अब आते हैं हम लोग एफ और आर में क्या अंतर है, ठीक है। तो देखिए, कोई मान लीजिए अवतल दर्पण उदाहरण लेते हैं हम, ये मान लीजिए अवतल दर्पण है, ठीक है। ये एफ है और ये क्या आपका सी है। जिस गोले का भाग होता है, जिसका मान लीजिए कोई दर्पण है, इसका किसी ना किसी गोले का केंद्र होगा, उसी केंद्र को वक्रता केंद्र बोलते हैं, ठीक है। और ये आपका पी है, ठीक है ना। पी और सी का जो मध्य बिंदु होगा वो क्या कहलाएगा, एफ कहलाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होगा उसको हम लोग बोलते हैं आर, यानी बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो दूरी होगा उसको बोलते हैं हम लोग एफ, यानी बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। दोनों के बीच में ये संबंध है, अगर एफ 10 सेंटीमीटर तो आर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अगर एफ है आपका, अगर एफ है आपका 20 सेंटीमीटर तो आर हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर। अगर एफ का मान है 5 सेंटीमीटर तो आपका आर का मान हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। यानी ये यहाँ से याद रखिएगा, पॉइंट याद रखिएगा कि जो एफ होता है, जो एफ होता है वो आर का क्या होता है, आधा होता है। और जो आर होता है एफ का 2 गुना होता है। यानी एफ का मान अगर 5 है तो आर का मान 10 होगा। अगर एफ का मान 20 है तो आर का मान 40 होगा। ऐसे ही अगर हम बोले कि आर का मान यहाँ से लेकर यहाँ तक 40 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 20 होगा, यानी आधी होती है। तो यहाँ से शब्द में अगर याद रखिएगा कि फोकस जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या बोलेंगे, फोकस है ना, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, आधी होती है। और यहाँ पे क्या है, इसको हम लोग बोलेंगे जो वक्रता त्रिज्या है, यानी जो आर है वो एफ का 2 गुना होता है, एफ का 2 गुना होता है। क्या होता है, 2 गुना होता है। ये हम लोग शब्द में लिख दिए, चीज को बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आपसे सवाल पूछे कि बताइए अगर एफ का मान 10 सेंटीमीटर है तो आर का मान कितना होगा, सिंपल निकालिए। आर बराबर कितना होता है 2f, यानी 2 गुना में 10 बराबर में 20 सेंटीमीटर। और प्लस का है तो कौन सा दर्पण बताइए, प्लस का 20 सेंटीमीटर कौन दर्पण, ये हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। कौन दर्पण, उत्तल दर्पण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कौन दर्पण हो जाएगा आपका, उत्तल दर्पण। ऐसे ही अगर आपसे पूछे बताइए कि आर का मान जो है माइनस में 20 सेंटीमीटर है, माइनस में 20 सेंटीमीटर है, तो इसका आप आर का मान है ना, आर का मान क्या होगा और दर्पण कौन सा है ये बताइए। क्या बोलेंगे आप, देखिए तो आर बराबर हो जाएगा आपका, आर बराबर होता है 2f, यानी 2 गुना में माइनस का 20 बराबर माइनस का 40 सेंटीमीटर। और माइनस में आ रहा है तो कौन सा दर्पण हो जाएगा आपका, अवतल दर्पण। क्योंकि अवतल दर्पण का जो एफ पर जो आर होता है, एफ पर जो आर होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। कोई दिक्कत किसी को नहीं है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आवर्धन किसे कहते हैं। तो आवर्धन से पहले सबसे पहले समझते हैं वस्तु का दूरी क्या होता है, प्रतिबिंब का दूरी क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आवर्धन देख लेते हैं। नहीं, पहले सबसे पहले दर्पण सूत्र, इसके बाद हम लोग आवर्धन करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग को पढ़ना है दर्पण सूत्र। क्या पढ़ना है, दर्पण सूत्र।
दर्पण सूत्र के लिए सबसे पहले हमें किरण आरेख खींच लेते हैं। एफ है, सी है, ठीक है, और वस्तु को हम यहाँ पे रखते हैं, जाएगी एफ से होती हुई निकल जाएगी, इधर जाएगी और इधर निकल जाएगी, तो कहाँ बना, यहाँ बना। तो याद रखिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी यानी पी से लेकर के जो वस्तु की दूरी उसको बोलते हैं यू, यानी वस्तु की दूरी क्या बोलते हैं हम लोग, वस्तु की दूरी को बोलते हैं हम लोग यू, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है उसको क्या बोलते हैं हम लोग यू बोलते हैं। और यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी क्या बोलते हैं भी, यानी प्रतिबिंब की दूरी क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब की दूरी क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब की दूरी क्या बोलते हैं, भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भी बोलते हैं। और ध्रुव से लेकर के जो मुख्य जो आप फोकस देख रहे हैं इसकी दूरी होता है, इसको हम लोग फोकस दूरी नहीं कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एफ, ठीक है। बस ये तीन याद रखिए, बस हो गया दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र किसे कहते हैं, तो याद रखिए वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस दूरी के बीच के संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र का। ये दर्पण सूत्र का एक संबंध आता है, एक सूत्र आता है, वो आप याद रखिए। दर्पण सूत्र क्या होता है, याद रखिएगा 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/में u। एफ यहाँ पर क्या है, फोकस दूरी, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है, वस्तु की दूरी। तो सीधा सीधा अगर आपसे पूछे कि दर्पण सूत्र किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा, याद रखिएगा प्रतिबिंब की दूरी क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी तथा फोकस दूरी के बीच के संबंध को क्या कहते हैं हम लोग, दर्पण सूत्र कहते हैं। और दर्पण सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/v प्लस 1/u। कोई दिक्कत किसी को नहीं है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आवर्धन। क्या पढ़ने वाले हैं, आवर्धन। तो आवर्धन यहीं पर पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए ये आपका वस्तु है और ये क्या है, प्रतिबिंब। तो सीधा प्रतिबिंब और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। और याद रखिएगा आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता है, बस इतना ही है ना। आवर्धन तक पढ़ना हम लोगों को। अगले वीडियो में जो प्रकाश का अपवर्तन आएगा उसमें आपको हम अच्छे से चिन्ह परिपाटी पढ़ा देंगे। तो याद आवर्धन के बारे में बता देते हैं आपको हम। आवर्धन किसको कहते हैं, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, वो आवर्धन कहते हैं। याद रखिएगा आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता है, कोई भी मात्रक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है समझिए, कोई मात्रक नहीं होता है, क्यों नहीं होता है याद रखिए। क्योंकि समझिए अगर वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर है, वस्तु से ऊंचाई जो 10 सेंटीमीटर है, और सॉरी प्रतिबिंब की ऊंचाई तो 10 सेंटीमीटर है और वस्तु की ऊंचाई जो है 10 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म, 10 खत्म, यहाँ पर एक आया, यहाँ पर कोई मात्रक नहीं आया। इसीलिए आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता है, यानी इसका मात्रक क्या है, मात्रक विहीन है। क्या होता है, मात्रक विहीन है, ठीक है ना। तो आवर्धन का क्या मात्रक होता है, तो याद रखिएगा आवर्धन में कोई मात्रक नहीं होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। और ये मेरा पहला वीडियो था, तो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा और सारे ऑब्जेक्टिव को मैंने कवर किया होगा। फिर भी एक आध क्वेश्चन छूट गया हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूंगा कि हर एक, है ना, हर एक टॉपिक को, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से बता पाऊँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।